वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 9 का एसएसटी का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया जाता है ना, उसी को यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि आपका जो पेपर का पैटर्न है ना, सेम इसी प्रैक्टिस पेपर की तरह रहेगा। अब पता है क्या चेंज किया गया? इस बार ये चेंज किया गया कि हिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, और पॉलिटिकल के क्वेश्चन एक साथ, और ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स है उसके एक साथ, और जो जियोग्राफी है उसके क्वेश्चन एक साथ। इस तरीके से पूरा पेपर का पैटर्न कर दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में ना, आज की जो वीडियो है उसमें हिस्ट्री पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऐसे ही आपको मैं सारे पार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये किताब जो वो किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो आपने अगर चैप्टर के अंदर से लाइंस को पढ़ा है और आपने डीयू की तरफ से जो सपोर्टिव मटेरियल है उसमें जो एमसीक्यू दे रखे हैं उन्हें अच्छे से करा है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल का देख रहा है या किसी और स्टेट का देख रहा है, तो उससे भी ये कहूँगा कि आप डीओ की प्रैक्टिस पेपर करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और सपोर्टिव मटेरियल आप भी डाउनलोड करके डीओ से आप तैयारी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है जॉन लॉक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं बता रखा है कि आपको ना निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प को आपको चुनना है। तो ये कह रहा 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई। आपको यहाँ सही बताना है। ये कह रहा 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। फिर कह रहा 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। तो इनमें से कौन सी ट्रू है? तो ये तीनों के तीनों ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो उसका नाम बदल के रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब मैं आपको 4th नंबर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ना इसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मतलब कहने का ये है कि ये 4 बातें लिखी हुई हैं, आपको टाइम के हिसाब से इसे लाइन से लगाना है और उसके बाद बताना कि कौन सा आंसर ठीक होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मिसप्रिंटेड हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो आप टाइम अपने किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब इसका रीजन सुन लो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जो लुइस 16 है ना, वो फ्रांस का राजा बना था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1774 में बना था ये चीज। और सामंतवाद के अगर उन्मूलन की बात करें तो ये 4 अगस्त 1789 में हुआ था, ठीक है। और अगर हम नेशनल असेंबली के गठन की बात करें तो ये इससे पहले हुई थी, और जिसे हम 20 जून वही 1789 ही कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक नोटिस करेंगे कि ये चीज जो है ना, यहाँ पे आंसर जो है हमने ये किस तरह कर दिया, पहले ही होना चाहिए फर्स्ट, फिर क्योंकि ये बाद में जो है ना यहाँ लिखा हुआ, लेकिन वही पहले है, वो तीसरा। फिर अगस्त आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर दूसरा, और फिर चौथा तो लिखा ही हुआ है 1791 लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे इसलिए जो है फर्स्ट ही करेक्ट कर दिया, ठीक है। रीजन समझ में आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। तो कैसी लगी वीडियो आप बताना जरूर। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही है, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको आगे, ठीक है। तो आप अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये जो बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में, 5वें नंबर पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। यहाँ लिखा है कि जो लुई 16 है ना, के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। या आप ये बताइए कि ओलंप दे गूज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। देखो, इस बार ओलंप दे गूज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोलोगे लुई 16 के समय फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट में था, युद्धों के कारण भारी कर्ज था। आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। कर प्रणाली असमान थी और आम जनता पर करों का बोझ अधिक था। शाही खर्चों ने स्थिति और बिगाड़ दी थी। तो
जैसे 2 नंबर का ना आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं ना एसएसटी में, तो आप उसे पॉइंट में लिखिए, जैसे 1 पॉइंट ये कर दिया, 1 पॉइंट ये कर दिया, या ऐसे 4 पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, फिर आधा आधा मार्क्स मिलके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई लाइन कम करनी है, कोई लाइन ज्यादा करनी है, अपने आप से लिखना है, वो भी कर सकते हैं। ये केवल आपको आइडिया और प्रैक्टिस करवाने के लिए। ओलंपिक कूच के कार्य बताइए। देखिए, यही वो औरत थी जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। पुरुषों को अधिकार देने की बात करी जा रही थी ना हर जगह, इन्होंने ही आवाज उठाई थी। उन्होंने स्त्री और नागरिक अधिकारों की घोषणा लिखी और महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार देने की मांग भी की इन्होंने। इनका ना हिस्ट्री की बुक में आप देखोगे एक स्पेशल पैराग्राफ दे रखा है, उसे पढ़ लेना। वैसे इतना सफिशिएंट है, आगे पढ़ लो आप। देखिए, लेनिन की अप्रैल थीसिस के किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसने अप्रैल जो थीसिस लिखी थी ना, उसकी 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, जो अप्रैल थीसिस है ना, इसमें एक इन्होंने युद्धों के अंत की बात करी, किसानों को भूमि देने की बात करी, सत्ता का सोवियतों को हस्तांतरण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये जरूर बताना कि जो बैंक है ना, वो नेशनलाइज कर देने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें छूट गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आपको कोई 3 लिखने, आप इनको 3 बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिख लेना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अब आगे सुनो। देखिए, अब ये जो 7वां क्वेश्चन है ना, हिटलर के उदय के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये 5 मार्क्स का है। तो समरी में और आपको 5 पॉइंट्स में भी दिखा रहा था, दोनों में देख लो। देखो, मेन तो इसका यही कारण, आप इसे पॉइंट्स में लिख के अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि वर्साई की संधि से जर्मनी का अपमान हुआ, आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, कमजोर वायमन गणराज्य था, और हिटलर के प्रभावशाली भाषणों ने उसके उदय में सहायता की। तो 5 पॉइंट्स में लिख के एक्सप्लेन करना है। एक और दिखा देता हूँ। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पॉइंट में लिख दिया। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से राष्ट्रीय अपमान की भावना बढ़ी। दूसरा, वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। बेरोजगारी और महंगाई से जनता असंतुष्ट थी। ठीक है, चौथे नंबर पर कमजोर लोकतांत्रिक सरकार समस्या हल नहीं कर पाई। पांचवा, हिटलर के प्रभावशाली भाषणों और प्रचारों ने जनता को आकर्षित कर दिया। तो उसी को यहाँ पर पॉइंट्स में बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट्स में बताना, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। बाकी एक आइडिया आप और इसमें जरा ऐड कर सकते हैं। ऐसी नाजीवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये जो हिटलर है ना, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हिटलर की ये जो सोच है ना, इसकी आपको आलोचना करनी है कि मतलब बताओ क्या था इसमें। तो नाजीवाद आर्य नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास करता था, यह लोकतंत्र का विरोधी था और तानाशाही राष्ट्रवाद व यहूदियों के विरोध को बढ़ावा देता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, नाजीवाद नस्लीय भेदभाव और यहूदियों से घृणा पर आधारित था। इसमें तानाशाही शासन को बढ़ावा दिया गया, उसी की तरह ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन किया गया। युद्ध और हिंसा को महिमा मंडित किया गया, मतलब यही सबसे बढ़िया है, युद्ध ही सबसे बढ़िया चीज है। और इस विचारधारा ने मानवता को भारी क्षति पहुंचाई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में ना पैसेज आएगी, आपको पैसेज को पढ़कर इसके आंसर देने हैं। तो आप पैसेज ये थोड़ा सा आप खुद पढ़ लेना, फिर इसको आप आंसर कर लेना। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ, मैंने इतना करा तो इतना और सही। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जब युद्ध होते तो बहुत ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। जब युद्ध हो रहे थे ना, तो सारा काम औरतों ने संभाल लिया। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, और बाद में जब कुछ भी मिला ना, वो सिर्फ अमीरों को मिला। लोग राजनीतिक क्लबों में जुटे, जहां सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व
कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैक के नाम पर पड़ा। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। फिर ये कह रहे हैं कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, मतलब जो हम ये पैसेज पढ़ रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा। जिसने जैकोबिन क्लब पढ़ा और जिसने अच्छे से इसके आगे पीछे भी पढ़ रखा था तो वो बता देगा कि ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था उसका क्लब का नेता। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, देख लो। सुन रहे हो? तो आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ा होना चाहिए। 1791 के संविधान से लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए? केवल संपन्न वर्ग पुरुषों को राजनीतिक अधिकार मिले, ये हमें मिल गया था। ठीक है, ये देखा था कि सारी जो दिक्कतें औरतें ही झेल रही थी और जो भी अधिकार मिले वो केवल अमीरों को ही मिले, है ना। फिर नेक्स्ट है, क्रांतिकारी युद्धों के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ गई? तो पुरुषों के युद्ध पर जाने से महिलाओं ने परिवार संभाला, आजीविका चलाई और राजनीतिक क्लब बनाकर अधिकारों की मांग की। तो ये हमें इसी में मिल गया था यहाँ पर। तो आप इसी में से, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमें पैसे से नहीं मिलेंगे, एक आधा हो सकता है जिस, और जानबूझ के वो पहला हो सकता है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप ना हो पाए। ठीक है ना। तो अब मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है द्वितीय युद्ध में मित्र राष्ट्र से संबंधित एक देश का नाम बताइए। तो देखो आपने सपोर्ट मटेरियल में भी दे रखे हैं, उसमें से कर लो कि कौन कौन से मित्र राष्ट्र में देश थे द्वितीय युद्ध में। तो अमेरिका, ब्रिटेन, आपको सभी एक लगा सकते हैं और ये मैप में आपको भरना पड़ेगा। और द्वितीय युद्ध में दूर शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान, ये आपको मैप में फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में मैप जरूर देंगे और हिस्ट्री का मैप आपको करना है। ठीक है, तो आपको लास्ट में दिया जाएगा और मैं मैप की अलग से वीडियो भी ला दूंगा, उसमें हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस किले के ध्वंस से हुई थी? बास्तिल के किले से। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? वर्साई की संधि से, जो जर्मनी को सारा इसका ब्लेम दे दिया गया है ना, जिम्बाब्वे से ठहराया गया। अब खंड खा है, सेक्शन बी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, दो पार्ट, फिर मतलब दो आपकी बुक्स रह जाएंगे उसको अगले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखो आपसे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, तो आपको ऐसी पश्चिमी घाट का कमेंट करके लिख के दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर तो हम डिस्कस कर ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, सी आंसर है। देखिए फिर 11 क्वेश्चन है, ये कह रहा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बताइए। तो आपका यहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का पूछ रहा है, तो इसका आंसर है 2933। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 में पिक्चर जो इंडिया के मैप की बनी हुई है उसी में आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर आप ये पूरा देखेंगे ना, ये 2933 है। ऐसे अगर आप ये वाला देखेंगे तो 3214। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी हो गई। फिर 30 नंबर पर कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? तो आप बता दोगे जून से आरंभ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है अब ना क्वेश्चन आंसर आ गए हैं और क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले ये पूछा गया है 40 नंबर पे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो 2000 की प्रमुख नीति है ना, आपकी जनसंख्या वाले चैप्टर में से है। तो उसमें 3-4 दे रखे हैं, तो यहाँ 2 लिखी गई हैं 2 नंबर के हिसाब से। शिशु मृत्यु दर को कम करना और जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना, मतलब और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना, ऐसी बहुत सारी हैं, पढ़ लेना। ठीक है, यह 2 नंबर है तो 2 नंबर की चीज बता दी गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसे पॉइंट्स में लिख देना 3। ठीक है,
तो नंबर 1, भारतीय मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। नंबर 2, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और नंबर 2 में लिख देना वनस्पति विरल होती है। ठीक है, फिर नंबर 3 में लिख देना तापमान अधिक होता है। और इसी में जोड़ देना यहाँ मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं। और अगर कोई बच्चा जैसे 3 नंबर का है, ठीक है, और कोई बच्चा ना कहता है मैं तो 4 बताऊंगा, कि एक गलत हो गया तो नंबर मिल जाएंगे, होता है ना कई बार, तो आप 3 तो पूरे बता दो। ठीक है, और चौथा ना आप नंबर मत डालो, आप आधा लिख के चौथा मत लिखना, लिख दो। टीचर फिर इसको समझ जाएगा कि बच्चा तेज है, वो चाहता है कि एक का उसे 1 नंबर मिले, और कोई गलत है तो उसकी जगह नीचे वाला चेक कर लिया जाए। नेक्स्ट है 16, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। देखो बहुत सारे कारक हैं, इनको अब 3 ना इनमें से कोई पॉइंट समझा देता हूँ, आप ध्यान सुनो। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला आप अक्षांश बता सकते हैं, भारत का उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ अधिकतर समय गर्मी बनी रहती है। दूसरा ऊंचाई और हिमालय पर्वत, हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है, जिससे भारत की जलवायु प्रभावित होती है। नहीं तो दिल्ली में बर्फ होती है, पता है। मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। ऐसे आप और भी चीजें बता सकते हैं। 3 पॉइंट है तो इतना बहुत, मतलब 3 नंबर का तो बहुत है, बाकी आप और लिखें, आप इसमें से और भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की जलवायवीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की जलवायु मानसूनी है, यहाँ गर्मी वर्षा सर्दी के स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं तथा वर्षा आसमान रूप से होती है। बाकी आप इसमें और ऐड करना चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, बाकी इसको 3 पॉइंट्स में लिख देना, ठीक है। फिर अब ये ना बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर गंगा नदी तंत्र की विशेषता पूछी है ना, तो आप अभी इन दोनों के आंसर एक साथ देख लो। अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला, सिंधु नदी तंत्र की विशेषता है, ठीक है। ये 1 लाइन 2 लाइन अगर 2 नंबर तक है तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा आपको लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 5 नंबर में है ना ये। देखिए गंगा नदी तंत्र की विशेषता है, आप बता सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से हुआ है, ठीक है, यह होता है जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। लंबाई और क्षेत्र, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, ये भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी तंत्र है और उत्तर मैदानों के बड़े भाग से होकर बहती है। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना घाघरा गंडक कोसी सोन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। देखो एक नदी पे क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे अच्छे से कर लें। फिर उपजाऊ मैदान, गंगा नदी तंत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र को अत्यंत उपजाऊ बनाती है। यहाँ पे लाई गई करना था, ठीक है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। फिर 5वें नंबर पर आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व, यह तंत्र कृषि परिवहन जल आपूर्ति और धार्मिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। पवित्र नदी के रूप में इनकी पूजा की जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है धार्मिक गतिविधियों को लिखा गया, ठीक है। अब अच्छा सिंधु नदी तंत्र की विशेषता है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के मानसरोवर झील के पास से होता है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो सिंधु नदी वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। दूसरा, ये हिमालय की एक प्रमुख नदी प्रणाली है। तीसरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलुज है। चौथा, ये नदी तंत्र उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान से होकर बहता है। और पांचवा, इसका जल स्रोत हिमपात और वर्षा दोनों है।
मतलब ये बर्फ के रूप में भी गिरता है और जल के रूप में भी गिरता है। ठीक है, ठीक है। बाकी जैसे अगर 2 नंबर या 3 नंबर में है तो आप ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब ये मैप वर्क है तो आपको मैप की अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी ये कहाँ पर आप ये देख लें, यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में भरनी है आपको, कंचनजंगा सिक्किम में मैप में है ना, अनायमुड़ी पर्वत आपको केरल में भरना है और सांबर झील आपको राजस्थान में भरनी है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति से क्या अभिप्राय है, मतलब ये रंग भेद क्या होता है। जब हम रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं ना तो उसको रंग भेद कहते हैं, तो ये नस्लीय भेदभाव कहलाता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन रीजन वाला है ना, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है, ये सच बात है। ये क्या रीजन इसलिए है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। ठीक है, तो आप देखो दोनों बातें लिखी हैं, लेकिन ऊपर वाले के लिए जो नीचे वाला रीजन नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है। जब दोनों बातें अलग अलग होती है ना तो हम बी पे टिक करते हैं। ठीक है, फिर ये 21 है, यहां पर आपको ना मैचिंग करनी है। ये देखिए, ये 21 है ना, आपको मैचिंग करके बतानी है, ये इसी में बता देता हूँ। ये कह रहा है लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, तो जो लोकसभा है ना उसके जो कुल सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं। ये कह रहा है जो अनुसूचित जाति है ना उनके लिए आरक्षित सीट कितनी है, जो एससी है ना उसके लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड होती हैं। तो ये जो एससी है ना अनुसूचित जाति है इनके लिए 84 सीट रिजर्व है, और जो अनुसूचित जनजाति है इनके लिए 47 रिजर्व्ड है। ठीक है, और दिल्ली की विधानसभा में कुछ सीटें 70 है। तो आप ये देखो कि पहले का पहला ये और चौथे का चौथा किसमें दे रखा है। देखिए यहाँ शुरू में लिखा है, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने जो इसे करेक्ट नहीं किया। यहाँ पे ना देखो एक पहले भी क्वेश्चन गलत दे दिया था, मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे इन्होंने किया है, तो हम इसको करेक्ट, हम जो है ना यहाँ पे अपने हिसाब से लिख देंगे आंसर, और हम लिख देंगे ऑप्शन जो गलत दे रखे हैं। पता नहीं इस बार कैसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ये कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे, दक्षिण अफ्रीका में डोनाल्ड ट्रंप है, या बराक ओबामा या जॉर्ज बुश। तो सही पहचान करनी है, तो इसका आंसर क्या ए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 23 है। ये क्या लोकसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो दोनों ही यहाँ पर जो कथन दे रखे ना ये क्या है गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, दोनों बातें गलत लिखी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, लोकसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है गलत है, डी आंसर है। ये अभी आपको मैंने क्वेश्चन पेपर में दिखाया था, अभी ये आंसर में यहाँ दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद ये 24 है। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर कथनों को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन ठीक है। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, क्या ये कथन ठीक है? हाँ। कानून का राज और अधिकारों का सम्मान, ये भी ठीक है। ये कह रहा है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या है? डी। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। आप लिखोगे स्वतंत्रता की रक्षा, अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉइंट में लिखा, पहले हेडिंग डाली फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब ये जो लोकतंत्र है ना इसमें अधिकार क्यों चाहिए, ताकि हमारी आज़ादी की रक्षा हो सके, सरकार को मनमानी करने से रोकने के लिए, दूसरा समानता और गरिमा के लिए।
जो अधिकार है ना वो कानून के समक्ष समानता ला सके, नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर दे सके। ये कह रहा और वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा अपने पसंदीदा मौलिक अधिकारों की विशेषता बताइए। ये कह रहे जो मौलिक अधिकार है ना इसके बारे में बताइए। तो आप बोलोगे ये जो मौलिक अधिकार है ना ये हमें अपने विचार, अभिव्यक्ति या भाषण देने की आजादी देते हैं, और ये व्यक्ति को देश में कहीं भी आने जाने, रहने और कोई भी विषय चुनने की स्वतंत्रता जो है ना इसी की वजह से हमें मिलती है, मौलिक अधिकारों की वजह से। और ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी में सहायता करते हैं। देखो जैसे ये लिखे है ना, आपको इससे अच्छे आते हैं तो आप इससे अच्छे पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये केवल आइडिया देने के लिए, आप अपने बना बना के भी लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि हम कहीं भी आ जा सकें, हमें खुद जीने का जो अधिकार है वो मिल सके, लोकतंत्र में भागीदारी ले सके। इसी के आप कई पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। रटना मत, समझ के करना और अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखो, ठीक है। 26 से ये कह रहा है लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता क्यों है। आप बताओगे कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है ना जब जनता का राज हो, अब बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से जब चुनाव होंगे तो इसका फायदा क्या होगा बताओ। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा ना। तो जनता की वास्तविक इच्छा की व्यक्ति हो पाएगी, जनता किसको जिताना चाहती है ये तय हो पाएगा ना अगर लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के चुनाव हो रहे हैं। सरकार को बदला जा सकेगा, लोकतंत्र में मजबूती आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। आप इन्हीं को बहुत सारे पॉइंट्स में और लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रधानमंत्री है इनकी क्या शक्ति है। देखो पॉइंट्स आप खुद डाल लेना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है। पहला कि सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ये पहली पावर है। असली जो सरकार ना वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। दूसरा मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तीसरा कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति से इसका संबंध होता है, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है। सरकार के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। चार हो गए। और पांचवा संसद में नेतृत्व भी करता है, ठीक है। ऐसे आप और जानते तो और आप बना के लिख सकते हैं। ये मैंने हेडिंग पढ़ी है ना, तो आप इसको पूरा पढ़ के और अच्छे से करना, ठीक है। सरकार का वास्तविक प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री देश की सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है और सभी नीतिगत निर्णयों में उसकी मुख्य भूमिका होती है। मंत्रिपरिषद का गठन में प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, उन्हें विभाग पोर्टफोलियो सौंपता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता है। जैसे किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और उन्हें पद से हटा भी सकता है और पद पर बने रहने की सलाह भी दे सकता है। और आप ये भी लिख सकते हैं अगर प्रधानमंत्री हट गया तो सारे के सारे जितने भी ये मंत्री है ना ये अपने पद से अपने हट जाएंगे, ठीक है। इतनी पावर होती है प्रधानमंत्री में। ये कह रहा न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो न्यायपालिका है, ऑप्शन है दोनों में से एक करना होगा, मैं आपको सारे करवा रहा हूं। तो आप बताएंगे कि संविधान व कानून की व्याख्या न्यायपालिका की शक्ति है, ठीक है। तो संविधान व कानून की व्याख्या करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान और कानून की व्याख्या करती है और उनके सही अर्थ को स्पष्ट करती है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे हेडिंग लिख के फिर एक्सप्लेन करोगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और जैसे मैं पता बच्चों को क्या सलाह देता हूँ, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बच्चे पहले हेडिंग नहीं लिखा है, जैसे कई बार टाइम नहीं बचता ना, हेडिंग में लिखा है, जब आपके पास टाइम हो तो इसको आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी, क्योंकि बच्चे ज़रा टाइम एक ही क्वेश्चन में ना लगाए ना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करें जरूर, ठीक है। ये कह रहे हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। ये कह रहे यदि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते, दोबारा से रिव्यू कर सकते। ये अलग से क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को निपटारा भी करती है, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख देना PIL का भी काम करती है, जनहित याचिका भी सुनती है। ये 5 पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है ना। तो ये 4 लिखे गए ना, तो एक रह गया होगा तो मैं बता देता हूँ। अच्छा ये लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो स्वतंत्र न्याय व्यवस्था का भी काम करती है,
मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। वो ना पॉइंट्स नहीं डल पाए ना, तो मैंने किसी में फिर डाले ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अब आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो इसलिए अब आप इसको थोड़ा जो है 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, छठा फिर मैंने कहा जो दिमाग में आता है फिर वही बोल देता हूँ ना। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की महत्वपूर्ण शक्ति है। स्वतंत्र न्याय व्यवस्था न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करती है। आपको पता है ना, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है, आप इतना भी लिख सकते हैं। और विवादों का निपटारा व दंड का काम भी करती है। नागरिकों के बीच, राज्य केंद्र के बीच अगर किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसका निपटारा भी करती है। देखिए अब ना ये पैसेज है, तो पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो पैसेज आपको खुद पढ़नी है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ खाली। ठीक है, ये कह रहा है राजनीतिक कार्यपालिका क्या क्या अर्थ है। तो आप यहीं से पढ़ेंगे ना। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है राजनीतिक कार्यपालिका क्या। अब आप देखोगे ये तो यहाँ पे ऐसे मेंशन किया ही नहीं है, तो आपको ये बताना है इसमें राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब ऐसी कार्यपालिका होती है जो अस्थायी होती है, जो जनता द्वारा चुनकर आती है ना, जनता के लिए जो काम करती है, वही राजनीतिक कार्यपालिका है। या आप सिंपल लिख दें कि वे नेता जो नीतिगत निर्णय लेते हैं। अब पता है क्या है, यहाँ पर अगर हम पैसेज वगैरह देखेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन जो होगा ना उसके आंसर मुश्किल से एक आधे के मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पैसेज एक बार पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ये देखो, ये तो हमें पता लगी क्या था, पैसेज में ही है, राष्ट्रपति करता है। ज्यादातर पहला क्वेश्चन नहीं मिलता पैसेज में। प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा ना, या जो गठबंधन का नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है अर्थशास्त्र, और ये सेक्शन डी है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर ये कह रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा किस वर्ष आरंभ हुई। तो ये 2005 में हुई। पता है आपको 2005 में इसका नाम नरेगा था खाली, 2008 में जाके इसका नाम मनरेगा रखा गया, और अब 2026 में इसका नाम जी राम जी रख दिया गया है। नेक्स्ट है 31। ये कह रहा है भारत में निधनता से संबंधित आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। फिर ये कारण है कि विश्व बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर निधनता रेखा निर्धारित करता है। देखिए ये भी बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन ये वाली जो बात है ना ऊपर वाले के लिए नहीं है, दोनों बातें अलग अलग हैं, तो इसलिए आंसर भी आ जाएगा। देखो आपको ये पता भी होना चाहिए कि भारत में जो गरीबी है ना, उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उन्हें NSSO इकट्ठा करता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में। और जो विश्व बैंक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो विश्व बैंक है ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर निधनता रेखा निर्धारित करता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च, ये याद रखना। और अगर आपसे डिफाइन पूछ रहे हैं निधनता रेखा की, तो आप ये भी बता सकते हो विश्व बैंक के अनुसार निधनता रेखा का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किसका प्रभाव है। हरित क्रांति का। ठीक है, और आपको पता है ये श्वेत क्रांति क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है। ये है दूध के उत्पादन को बढ़ाने की। नीली क्रांति बताओ क्या है। नीली क्रांति का मतलब था मछली का उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति तो पता ही है, गुलाब क्रांति कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, हरित क्रांति मतलब गेहूं चावल जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है।
बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास। ये गरीबी के कारण हो सकता है? नहीं ना। गरीबी के कारण कौन कौन से हैं? बेरोजगारी, आर्थिक विकास का निम्न स्तर, है ना, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, ये गरीबी के कारण है। विषम की पहचान कीजिए। ये कह रहा है आपको पता लगाना इसमें ओड कौन सा है, अलग कौन सा है। आप खुद सोचो यहाँ पे अलग कौन सा है। देखिए, ये जो कृषि है, मछली पालन है, पशुपालन है, ये तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं ना। और जो बैंकिंग है वो आपका तीसरे क्षेत्र में आता है। फिर नेक्स्ट है, निर्धनता रेखा को दूर करने के कोई 2 उपाय बताइए। तो निर्धनता रेखा को दूर करने के उपाय क्या है? एक तो नौकरियां पैदा करो, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ा दो, ठीक है। और आप और भी जो पॉइंट है आप बताना चाहे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु चलाई जा रही नीतियों की समीक्षा कीजिए। देखो, भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या करा है, मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए क्या करा है भारत ने। भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाया पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें पता है, भारत उचित मूल्य की दुकानें भारत ने खोली है, राशन की दुकानें खोली हैं, जिसमें गरीब लोगों को चावल गेहूं सस्ते रेट पर प्रदान किया जाता है। सरकार ने खाद्य की सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक बनाए हैं, ताकि अगर कहीं पर सूखा, बाढ़ आ जाए, आपात स्थिति आ जाए तो वहां पर अन्न को पहुंचाया जा सके। सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि जितने भी किसान हैं जो फसल उगा रहे हैं उन्हें उनकी उपज का एक निश्चित राशि प्रदान की जा सके। कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे आपको अगर आप फसल उगाओगे तो। इसे बोलते हैं एमएसपी। फिर ये कह रहा है, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए। ये कह रहा है, अपनी आपको राय बतानी है। अगर जो लोग पढ़े लिखे उनको नौकरी मिले, ठीक है, या उनकी जो बेरोजगारी वो दूर हो जाए, वो क्या कर सकते हो आप बोलोगे उनको ना स्किल से जुड़े हुए जो है ना विषय पढ़ाए, मतलब कौशल आधारित शिक्षा करवाई जाए। उन्हें बोला जाए कि आप स्वरोजगार को पसंद, अपना काम खुद खोल लो, उद्योग बनाओ, जो कैरियर है या जो करियर है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है सही गाइडेंस दो। और सर्विस सेक्टर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आईटी को, पर्यटन को, स्वास्थ्य को, इस तरीके से। फिर ये कह रहे हैं, मौसमी बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई आप वैकल्पिक कार्य योजना बताओ। मौसमी मतलब होता है जो गांव में पाई जाती है, ठीक है, जब साल के कुछ महीनों में काम होता है, बाकी महीनों में काम नहीं होता, इसको दूर करने के उपाय बताओ। आप बोलोगे किसान को ना बहुफसली कृषि उगाने के लिए कहो, एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल उगाए, सिंचाई की सुविधा प्रदान करो, गांव में कुटीर उद्योग प्रदान करो, उनको भी ट्रेनिंग दो कि एक काम अगर हो गया तो दूसरे काम में लग जाए, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी, मतलब पूरा साल बिजी रहे, पैसा कमाते रहे। सरकारी रोजगार योजना बनाकर, मतलब सरकार भी बहुत सारी पॉलिसी बना सकती है। फिर देखो पैसेज है, तो यहाँ लिखा है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीमतें बढ़ जाती है। भाई खुद सोचो, जहां बाढ़ भूकंप आएगा वहां चीजों के रेट बढ़ नहीं जाएंगे। ठीक है, अकाल की क्या विशेषता है। देखो ये लिखा है ना, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, भूखमरी, दूषित जल, सड़े भोजन और रोगों के कारण होती हैं, ठीक है जो। तो बस आपको ये लिख देना। फिर कह रहे हैं, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा अकाल का कारण कैसे बन सकती है। आप बोलोगे सूखे से उत्पादन घट जाता है, खाद्य की कमी हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, लोग भोजन खरीद नहीं पाते, जिससे भुखमरी और अंततः अकाल की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।